हेलो, 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 हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। Colligative property are those physical properties of a very dilute solution which depends upon number of solute particle या कहे तो relative number of solute particle and does not depend upon नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो सॉल्यूट आपके पास है वो ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको चार तरह की बताई गई थी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी Colligative property are those physical properties of a solution which depend upon number of solute particle and does not depend upon nature of solute particle। ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्लियर है आप सभी को? जी सर, क्लियर है। क्या क्लियर है आप सभी को? हाँ सर, क्लियर है। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की आपको बताई गई थी। सबसे पहले आपको बताया गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जब आप एक वोलाटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हो प्यारे बच्चों, जब आप एक वोलाटाइल सब्सटेंस के अंदर, एक मिनट प्यारे बच्चों, जब आप वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। पी नॉट माइनस पी एस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब आप उसे रिलेट कर देते हो पी नॉट से, जब आप उसे डिवाइड कर देते हो पी नॉट से, तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको मैंने बताया था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, आप सभी जानते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल से। सॉल्यूट की तुलना में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। ये वाली चीज जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है बच्चों, सॉल्वेंट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, याद है। तो सॉल्यूट बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि इसको यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसे नेग्लेक्ट कर दो, इसे हटा दो यहाँ से। इसमें ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें इसको ऐड करो या ना करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा आपका NB अपॉन में Na। अब आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल निकालने का जो सबसे जनरल फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और ये जो अपॉन आएगा ये ऊपर चला जाएगा। बच्चों जितने भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन होता है। मतलब सवाल आता है ना कि इनका इस्तेमाल क्या है। आपको मैंने ये पिछली क्लास में भी बताया था कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पढ़ोगे, उन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है कि इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं, उन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों, उसे कहीं ना कहीं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से निकालते हैं। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। प्यारे बच्चों, आओ सुनाऊं तुम्हें मैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक कहानी। एक था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक था वेंथॉ फैक्टर दीवानी। वो भी हंसने लगा था, वो भी हंसने लगी थी। इसके बाद आता है बच्चों दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को, नॉन, देखो ये बात तो समझ आ रही है ना। अब यार बार बार इसी डायग्राम को अगर मैं बनाऊं, मैंने पिछली क्लास में भी बहुत बार इस डायग्राम को बनाया है, एक बार और बना दीजिए सर। लो बेटा बना देता हूं। जब आप वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर, वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो जो सॉल्यूशन बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको कहा जाता है टीबी। क्या कहा जाता है? टीबी। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे कहा जाता है T0B। मेरे प्यारे बच्चों,
अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी आपका बराबर होता है मोलल डेल्टा टीबी आपका बराबर होता है केबी इंटू में स्मॉल एम, जहां पे डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जहां पे केबी है यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी आपका डिपेंड करता है केबी आपका डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। केबी आपका डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। आपने क्या सॉल्वेंट ले रखा है। अगर आपने सॉल्वेंट ले रखा है पानी, पानी रे पानी, अगर आपने सॉल्वेंट ले रखा है पानी, तो केबी की वैल्यू होती है 0.52। केबी बच्चों एक कांस्टेंट होता है। 99.99% जो सवाल आप सॉल्व करोगे उसके अंदर केबी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी प्यारे बच्चों। 0.001% सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर केबी आपको नहीं दिया जाएगा। वहां पे एक रिलेशन आपको यूज करना है, केबी इज इक्वल्स टू के अपॉन में 1000। 99.99% सवालों में केबी की वैल्यू आपको, जी हाँ, आपको केबी की वैल्यू दे दी जाएगी। सिर्फ एक सवाल मैं आपको ऐसा करवाऊंगा जिसमें केबी नहीं देगा, आपको ये के देगा किसी ना किसी रूप में, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको केबी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी तो आप समझ ही गए। एम होता है मोलालिटी, एम होता है प्यारे बच्चों राज दुलारे बच्चों, स्मॉल एम होता है आपका क्या, मोलालिटी। अब डेल्टा टीबी है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब कुछ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस करना है, देखो कौन सा बड़ा है। अब आपको बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, ये याद रखना है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सोल्यूशन का। इसी तरह से अभी आगे आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, डिप्रेशन का मतलब घटना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, किसका, सॉल्यूशन का। तो ये एलिवेशन यानी बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे ज्यादा में से माइनस करोगे कम को। ये दो फॉर्मूले आपके भेजे के अंदर हो जाने चाहिए सेट, फिर कोई भी ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसको तुम ना बना पाओ। अब अगर किसी महान अभिभावक को, कोई महान अगर बहुत ही तेजस्वी बालक बैठा हुआ हो क्लास में जिसको मोलैलिटी का ही फॉर्मूला ना आता हो, तो उसके लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। मोलैलिटी बच्चों आपको मैंने बताया था कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम में दिया हुआ हो सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। ठीक, वैसे तो मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए था लेकिन चलो फिर भी बता दिया है। ये होता है तुम्हारा क्या, मोलालिटी। अब आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज ए टेम्परेचर एट विच
vapor pressure of that liquid becomes equal to atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस तापमान को कहा जाता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। याद है सर? कोई इस्तेमाल है इसका? सर क्या इसका कोई इस्तेमाल है? नहीं बेटा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इस डेफिनेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और ये तो याद होना ही चाहिए। कोई भी सवाल आ जाए, कहीं से भी उठ के आ जाए, तुम उसे देख के ही सॉल्व कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, किसका? सोल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यूबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर पानी तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तुमने पानी ले रखा है, तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? जिसमें ही डालो उसके जैसा। मतलब पानी अगर ले रखा है तुमने, तो केबी होगा तुम्हारा 0 पॉइंट, क्या होगा केबी? हाँ सही कह रहे हो, केबी होगा बच्चों आपका 0.52। इसके बाद क्या आता है सर? क्या इसके बाद भी कुछ आता है सर? बेटा अब इसके बाद तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, जिसे कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है बच्चों, जिसे कहा जाता है डिप्रेशन 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 इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, किसका? सॉल्यूशन का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। अब किसका फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना? किसका फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, यानी किसका घटेगा? सॉल्यूशन का। अब बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है प्यारे बच्चों। तो कहते हैं कि freezing point of a liquid is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other. The freezing point of a liquid, the freezing point of a liquid
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान होता है जिस तापमान पर वो लिक्विड और इस उस लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है, यानी देखो क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास लिक्विड है, तुम्हारे पास लिक्विड है, तुमने इस लिक्विड को जमाना चालू किया, ठीक, किसी टी टेम्परेचर पे था ये, तुमने इसको जमाना चालू किया। अब इसको जब तुम्हें जमाना है, इसको फ्रीज करना है, तो तुम इसके टेम्परेचर को घटाओगे। जब तुम्हें इस लिक्विड को फ्रीज करना है तो तुम इसके टेम्परेचर को गिराओगे, टेम्परेचर को घटाओगे ना, ठीक है। तुमने टेम्परेचर को घटाना चालू किया, घटाया 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 और एक ऐसा टेम्परेचर आया जब तुमने ये देखा कि जितना लिक्विड फ्रीज हो रहा है उतना ही लिक्विड वापस से लिक्विड स्टेट में भी आ रहा है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड और उस लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट होता है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, यानी वो लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, वो लिक्विड और उस लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का कोई यूज नहीं आएगा, सिर्फ इसमें फॉर्मूले के बेस सवाल आते हैं। देखो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, लेकिन इन सबको भी देख लेना जरूरी है। ये जो डेफिनेशन है, प्यारी प्यारी सी जो डेफिनेशन यहाँ लिखवाई जा रही है, इन्हें भी अगर आप एक बार देख लो तो देखने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। The freezing point of a liquid is that temperature at which liquid and its solid state exist in equilibrium with each other. या तुम ये भी कह सकते हो कि इट मे बी डिफाइंड एज, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसे ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और उस लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है, जो जमा हुआ जो फ्रीज स्टेट है, वो दोनों ही स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाए। तो इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as a temperature, it may be defined as a temperature, वो तापमान जिस तापमान पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, किसका, लिक्विड का और उसके सॉलिड स्टेट का, यानी वो तापमान जिस तापमान पर वेपर प्रेशर सेम हो जाए लिक्विड का और उस लिक्विड के सॉलिड स्टेट का, उसे कहा जाता है बच्चों क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके बाद एक ग्राफ आता है,
एक ग्राफ आता है, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे बच्चों लेंगे वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफ बनता है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट के लिए। सर ये क्या बना रहे हो आप? बेटा इस ग्राफ को बस तुम देखो, ठीक है, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, ज्यादा इसके ऊपर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का। ये वाला ग्राफ बनता है तुम्हारा सॉल्यूशन का। ये वाला ग्राफ बनता है बच्चों तुम्हारा किसका? सॉल्यूशन का। और ये वाला जो लाइन, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये होता है सॉलिड स्टेट का ग्राफ। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, जिस पॉइंट के ऊपर लिक्विड फेज का और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो रहा है। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है बच्चों। और क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे यहाँ आप कहोगे टी नॉट एफ। क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है बच्चों, तो इसे कहेंगे क्या? टी नॉट एफ, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का। अब ये वाला पॉइंट देखो, तो इस पॉइंट पे लिक्विड फेज, अब देखो ये शायद सॉल्यूशन हो, वो भी लिक्विड ही है, प्योर सॉल्वेंट हो, वो भी लिक्विड ही था। तो सॉल्यूशन, यहाँ देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे, जो लिक्विड वाला था उसका वेपर प्रेशर, और जो सॉलिड वाला है उसका वेपर प्रेशर क्या बराबर हो रहा है? इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड वाले स्टेट का और सॉलिड वाले स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट भी तुम्हारा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसे टीएफ लिखा जाता है। तुम्हें बताया था जब भी प्योर व्योर की बात होगी तो नॉट लगेगा, जब भी प्योर की बात होगी नॉट लगेगा। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट एफ, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था टी एफ। अब तुम इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जब तुम प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को डालते हो, जब तुम प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को डालते हो बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो घट जाता है। देखो ना यहाँ पे ध्यान से बच्चों, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो घट जाता है। पहले मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था, तो अब ये घट के -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, या -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। बस इतना ही ग्राफ है, देखना था। वाई एक्सेस पे हमने लिया था वेपर प्रेशर, एक्स एक्सेस पे हमने लिया था टेम्परेचर, वाई एक्सेस पे हमने लिया था वेपर प्रेशर, एक्स एक्सेस पे हमने लिया था टेम्परेचर। ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बना था, ये सोल्यूशन का ग्राफ बना था, और ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ बना था। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का, उस पॉइंट को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो ये है आपका टी नॉट एफ। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है किसका?
लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। सोल्यूशन की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे टीएफ लिखा गया है, ठीक है। क्या इतना ही है? जी हाँ, इतना ही था इस ग्राफ के अंदर और इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही छोटी छोटी बातें इसमें समझनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों के एफ इंटू एम, जहां पे डेल्टा टीएफ होता है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे डेल्टा टीएफ होता है बच्चों तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ होता है तुम्हारा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक
हेलो हेलो। माइक बंद हो गया था बच्चों, दोबारा रिपीट करते कर देता हूँ कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, आपको ऑस्मोसिस समझाया। आई होप माइक वहां बंद नहीं हुआ होगा। जहां पे कैपिटल एम होता है आपका मोलारिटी, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसको लगाने पर ऑस्मोसिस आपका रुक जाए। अब पाई का फॉर्मूला होता है एमआईटी, जहां पे एम होता है आपका मोलारिटी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हम बात करें तो देखो, अगर दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दो सॉल्यूशन तुम्हें दिए हुए हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो इसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन तुम्हें दिए हुए हैं जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका ज्यादा है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका कम है बच्चों उसे कहते हैं क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। अगर बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तुम लगा दोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आरओ वगैरह में यूज होता है, जो आरओ वगैरह का पानी आप पीते हो उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि आप जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, पाई से ज्यादा प्रेशर आप यहां लगा दोगे, तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर से इसके अंदर जाने लगेगा। जो सॉल्वेंट इसके अंदर भरा हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होता सॉल्वेंट क्या है तो हम पानी मानते हैं, तो जो पानी है बच्चों वो यहां से इसके अंदर जाने लगेगा। इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है व्हेन external pressure greater than osmotic pressure is applied. If external pressure greater than osmotic pressure, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करते हैं, then flow of solvent molecule can be made to proceed from solution to pure solvent. Then flow of solvent molecule can be made to proceed solution from solution to pure solvent, और इसी प्रोसेस को बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, और इसका एप्लीकेशन होता है आपका आरओ वगैरह। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दें, तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगता है। इसी को कहा जाता है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को कहा जाता है इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
reverse osmosis, reverse osmosis, reverse osmosis. If the external pressure applied greater than osmotic pressure, then flow of solvent molecule can be made to proceed from solution to pure solvent, और इसी को कहा जाता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है आपका, इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है बच्चों, वो ये आपका यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है किसमें, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है किसमें, आरओ वगैरह में ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। और इसी के साथ आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, और हमारी आज की क्लास भी आज यहीं पे संपन्न होती है। अब इससे आगे बात करेंगे बच्चों अगली क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, झुंझुनों और झुंझुनियों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन चैप्टर के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था वेपर प्रेशर, पहला पार्ट था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला कंप्लीट। दूसरा पार्ट जो चल रहा है अभी, दूसरा पार्ट था आपका वेपर प्रेशर वाला, वो भी करवा ही दिया हूँ। तीसरा ये चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा पार्ट आपका चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथा पार्ट आपका इसके बाद आएगा बच्चों, चौथा पार्ट आपका आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। पांचवा पार्ट आपका आएगा, छोटा सा टॉपिक है हेनरी लॉ, और इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला दूसरा तीसरा चल रहा है। तीसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया आज, अब चौथा पढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, इसके बाद अभी चौथा वो आएगा आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी आपको बताया ना। चलो अब अगली क्लास में ही बताऊंगा, अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फिर पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके बाद पढ़ेंगे हेनरी, एक आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बीच में बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। फिर से बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। इसके बाद अब टॉपिक चालू होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके अंदर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इस आई को बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अंदर आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके बाद हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बाद आपका आता है हेनरी लॉ, यही आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। और अगली क्लास में चलो आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए टाटा बाय बाय बच्चों। फिर से वही बात बोलूंगा, पढ़ के आना अगली क्लास में प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, बाय। हेलो हेलो हेलो। तो प्यारे बच्चों, आज जो है रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मैंने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड होने के बाद वो सारा ही डाटा पता नहीं किस स्टोरेज एरिया में चला गया, इस बात की जानकारी एफबीआई को भी नहीं हुई। सीआईडी को बुलाना पड़ा, एसीपी प्रद्युमन आए और उन्होंने कहा दया, दया दरवाजा तोड़। दया ने दरवाजा तोड़ा, अभिजीत अंदर गया और उसको भी नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे लास्ट में मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी वो थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या थी सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर? पिछली क्लास में आपने हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आपने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी ऑफ
a solution which depends upon number of solute particle and does not depends upon nature of solute particle. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल कितना है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है। यानी नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो सॉल्यूट तुम्हें दिया गया है वो ग्लूकोज है, यूरिया है या सुक्रोज है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो सॉल्यूट आपको दिया गया है प्यारे बच्चों उसका नेचर क्या है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद मैंने आपको बड़े ही प्यार से बताया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 तरह की होती हैं। बड़े ही प्यार से आपको ये बताया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले होता है, सबसे पहली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली, अरे सर, सबसे पहली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, ये होती है, देखो ऐसे 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 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारे पास मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मान लो हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर वोलाटाइल सॉल्वेंट भरा हुआ है। जब हम इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जब हम इसके अंदर नॉन वोलाटाइल यानी जो भाप बन के नहीं उड़ सकता है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है, हालांकि ये डायग्राम मैं पिछली 2-3 क्लासेस से बना रहा हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना देता हूं। तुम भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाए तो पूरा ही पढ़ा दिए, कुछ छोड़े ही नहीं। जब हम वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यहां पे प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट या पी नॉट टी। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी प्योरिटी की बात होगी, जब भी मैं तुम्हें ये कहूंगा कि प्योर है तो वहां पे नॉट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो ये यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसे कहेंगे पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट का मतलब होता है कि ये भाप बनकर नहीं उड़ पाएगा। जब ये भाप बनकर उड़ेगा ही नहीं, जब भाप बनेंगे ही नहीं, जब वेपर बनेगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर तुम्हारा क्या होगा? जब वेपर ही नहीं है तो वेपर प्रेशर कहां से होगा? पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? 0 होगा। अब यहां देखो, जब वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो ये सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर होगा पीएस। तो होता क्या है, अब बहुत बार बता चुका हूं कि इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसकी तुलना में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इन दोनों में तुलना करोगे तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया था कि ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, ये सॉल्वेंट के सरफेस पे कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसके नीचे जो सॉल्वेंट होता है वो आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ पाता है, भाप आसानी से नहीं बन पाती है, वेपर कम बनता है। तो वेपर कम, तो उसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है यानी वेपर प्रेशर, वो भी आपका क्या होगा? कम होगा। बच्चों ये सारी चीजें जो है मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 1 घंटे का इससे पहले रिकॉर्ड किया, बट वो डाटा ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ गया। कोई बात नहीं। तो ये बात तो मैंने तुम्हें बताई, पिछली क्लास में बताई थी। पिछली क्लास में इसके ऊपर जो है चर्चा हमारी हुई थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। जहां पे पी नॉट होता है तुम्हारा वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का जो वोलाटाइल है इन प्योर स्टेट, पीएस होता है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल से। जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चों, वहां पे आपको निकालना है काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल लिखो और डिवाइड कर दो टोटल मोल से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई हम बात करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ए तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है बी की तुलना में। ए है तुम्हारा 1 करोड़ और बी है तुम्हारा 1। तो बताओ, जब 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है और उसमें तू 1 रुपए और जोड़ दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसमें तुम 1 रुपए और जोड़ दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेग्लेक्ट का मतलब इसको हटा दिया जाता है, ऐसे ऐसे हटा दिया जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, आप ही बताओ। अरे सर, ये तो बहुत ही आसान बात आपने पूछी। ये होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और ये होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
माइक बंद हो गया था बच्चों, आई होप यहाँ तक तो कवर हो ही गया होगा माइक में। तो हम पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? सॉल्यूशन का, ठीक है। पहला फॉर्मूला इसमें आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, जहां पे डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी होता है कांस्टेंट जिसका नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम होता है तुम्हारा मोलालिटी, ठीक। केबी एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। तुमने सॉल्वेंट क्या लिया है इस बात पे डिपेंड करता है कि केबी की वैल्यू क्या होगी। मान लो तुमने सॉल्वेंट लिया है पानी, पानी रे पानी, मान लो तुमने सॉल्वेंट लिया है पानी, तो केबी की वैल्यू होती है पानी के लिए, पानी के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52। केबी एक कांस्टेंट होता है, केबी की वैल्यू सवाल के अंदर दे दी जाती है या बोल देगा कि पानी का इस्तेमाल किया है, तो आप समझ जाएंगे कि केबी होता है 0.52। केबी होगा वाटर के लिए, फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और केबी विल बी इक्वल टू 0.52। ये याद करना है, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है बच्चों, यहाँ पे इसे याद करना है। और स्मॉल एम होता है मोलैलिटी। अगर किसी तेजस्वी बालक को मोलैलिटी का फॉर्मूला याद ना हो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन MB इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। ये होता है आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आता है डेल्टा टीबी। अब देखो ये चेंज है तो कुछ फाइनल माइनस इनिशियल होगा, कुछ माइनस करेंगे यहाँ, याद रखना बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। अब कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन मतलब बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया किसका? सॉल्यूशन का। यानी अब आपको याद हो बच्चों तो पिछली क्लास में वैसे पढ़ाया है ये कि टी नॉट बी ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है और टीबी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों, वो तापमान होता है जिस तापमान पर लिक्विड का टेम्परेचर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूशन का, यानी ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसे यहां लिखोगे आप टीबी माइनस टी नॉट बी। प्यारे बच्चों यही दो फॉर्मूले आपको जो है मेनली याद रखने हैं। 99.99% इन्हीं दो फॉर्मूलों से जो है सवाल बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बात याद रखना कि वैसे तो 99.99% सवालों में केबी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, लेकिन कई बार केबी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेशन यूज होगा वो होगा आपका केबी इज इक्वल टू के अपॉन में 1000। केबी इज इक्वल टू के अपॉन में 1000, जहां पे केबी आप जानते ही हैं कि क्या है, के एक और कांस्टेंट होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक अच्छा सवाल होगा जिसमें केबी डायरेक्ट नहीं दिया होगा। इस रिलेशन की मदद से पहले केबी को कैलकुलेट करना होगा, फिर इन फॉर्मूलों को यूज करके आगे का खेल हमें खेलना होगा।
इसके बाद आता है, मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि मुझे दोबारा ये सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं, और इन जनरल मैं प्रेफर नहीं करता कि एक ही काम को मैं बार बार करूं, इसीलिए मैं वन शॉट रिकॉर्ड करता हूं, एक ही बार में सारा रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मैं ये भी प्रेफर नहीं करता कि एक बार 10 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर एक बार 10 मिनट का रिकॉर्ड किया, इसके बाद उनको ज्वाइन कर दिया, मुझे उसमें मजा नहीं आता है। इसके बाद अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है बच्चों, वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका घटेगा। तो बच्चों किसका घटेगा, देखो दो ही चीजें हैं, आपको पता है कि आपके पास एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है जिसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, तो आपके पास सॉल्यूशन बन रहा है कैसा, कुछ ऐसा। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं टी नॉट एफ, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं टी एफ। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो इसके ऊपर एक ग्राफ आता है जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको बताऊं तो इससे पहले मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था बच्चों, उसमें मैंने ग्राफ व्राफ सब बना के डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन क्या है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बात को पता नहीं मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन मैं अब जो है ना देखो, अब वही सिर्फ बताऊंगा जिसके ऊपर सवाल आता है, उससे ज्यादा डिटेल जो मतलब ग्राफ के ऊपर कभी सवाल आता ही नहीं है, कभी सवाल नहीं आता है ग्राफ के ऊपर, ये सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए ग्राफ बनाया जाता है बस, और कुछ नहीं है। तो नॉलेज लेने से कोई मतलब अभी है नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है टी नॉट एफ, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है आपका टी एफ, ठीक। अब पहला फॉर्मूला जो इसके अंदर आता है वो होता है डेल्टा टी एफ, ये होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, किसका, सॉल्यूशन का, यानी ये ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये छोटी वैल्यू होगी ये बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा टी एफ होगा बड़ा माइनस छोटा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बच्चों ये कैसे लिखते हैं ये वाली चीज जो है आप रिवाइंड करके दोबारा से देखना, क्योंकि जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है सॉल्यूशन की, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट भी आता है। लेकिन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है सॉल्यूशन का, इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ आता है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जहां पे डेल्टा टी एफ आप जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ होता है प्यारे बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ एक कांस्टेंट होता है जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। प्यारे बच्चों
Kf आपका एक कांस्टेंट होता है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो उसके जैसा। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है पानी तो Kf आपका बराबर होता है 1.86। सर क्या हमें ये याद करना है? बिल्कुल हाँ, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, ये चीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि जब सॉल्वेंट हम लेते हैं पानी, जब सवाल के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट होगा हमारा क्या, पानी। और सॉल्वेंट अगर पानी होगा, सॉल्वेंट प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर सॉल्वेंट पानी होगा तो Kf की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1.86, 1.86। इसके बाद आता है आपका, क्या आता है इसके बाद, क्या आता है इसके बाद, क्या आता है सर? हमें क्या पता सर, आप बताओगे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा चौथा और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है हमारा चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT। चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, जो आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT, जहां पे पाई होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, M होता है मोलारिटी, मोलारिटी R वाला, कैपिटल M होता है आपका मोलारिटी। मोलारिटी बच्चों याद होगा आपको, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो M होता है आपका मोलारिटी, R होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी कितने टाइम का जो है लेक्चर रिकॉर्ड हुआ होगा, लगभग आधे घंटे का हो गया है। मैं अब जितना तुम्हें बता रहा हूँ ये बिल्कुल कंसाइज डाटा है, मतलब अब जो बता रहा हूँ ना, इसमें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसी पे सवाल बनेगा, डायरेक्ट इसी पे सवाल आता है। डिटेल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखो इससे पहले वाले लेक्चर में साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। अब अगर मुझे टाइम मिलेगा, अगर तुम इतना ज्यादा पढ़ना चाहते हो और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वापस से वो डिटेल लेक्चर शूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शूट करके मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम से एक लेक्चर डिटेल में होगा जो 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का मैं बना दूंगा, क्वेश्चन भी उसी में डाल दूंगा, डिटेल लेक्चर शूट करूंगा और उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये फॉर्मूले वॉर्मूले सब याद कर लेना, एकदम रट देना इसे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो पहले तरह का जो पहला इसमें आता है, अगर ऐसे लिखा हो, मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मान लो आपको दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं बच्चों 1 और 2, और कहा है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ठीक। आपके पास दो सॉल्यूशन है और उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। आपके पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है, तो इसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आपके पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो इसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मान लो आपको कहता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है 1 और 2, पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और दूसरे वाले का कम है, तो भाई जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे बोला जाता है हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसे कहा जाता है हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे कहा जाता है हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे कहा जाता है हाइपोटोनिक। ठीक है, चलो आओ इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं और डिटेल में इसे समझ लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। इतना ही था मेन, ठीक है, ये मेन था जहां से सवाल आता है। अब इसके अलावा बस थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि तुम्हें फील आ जाए। तो देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आप ये समझो कि ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लो आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक, आपने एक फनल लिया और फनल को ऐसे लगा दिया, ठीक है। इस फनल का जो माउथ है ना, ये माउथ कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से, और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बीकर के अंदर तो प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, और इस फनल के अंदर आपने सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक। सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब होता क्या है, आप ऐसे इस बात को याद कर लो कि जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेता है। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेता है। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आप देखो तो बीकर में तो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं। इसके अंदर जो फनल है, इसके अंदर जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी में सॉल्यूट ज्यादा दिख रहा है, तो सॉल्वेंट यहां से यहां जाना शुरू करेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है तुम्हारा ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब मान लो मैंने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन से ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं, एक एक्सटर्नल प्रेशर को मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एक पिस्टन लगा दिया है और उस पिस्टन से मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक। अब एक पॉइंट आएगा जब जितनी तेजी से ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, मैंने उतना ही प्रेशर ऊपर से लगा दिया। जितने प्रेशर से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, मैंने उतना ही प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दिया, तो क्या ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो इसी प्रेशर को, जिसपे ऑस्मोसिस रुक जाए, इसी को कहा जाता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं, जिससे जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या हो, अगर इससे भी ज्यादा मैंने प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, अगर इससे भी ज्यादा मैंने प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये जो प्रोसेस हो रही है ये उल्टा होने लगेगी। अब सॉल्वेंट यहां से निकल के यहां भागने लगेगा, बिल्कुल भागने लगेगा। तो इसको जब ये जो बैकवर्ड फ्लो होने लगे, उल्टा फ्लो करने लगे, इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूशन से निकलकर प्योर सॉल्वेंट के अंदर जाने लगता है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस।
और रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों आपको देखने को मिलता है, इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है वो होता है आपका आरओ वगैरह। आरओ वगैरह जो होते हैं जिसमें पानी साफ किया जाता है, वो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनोमिना पे ही काम करता है। जो आरओ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस के ही फिनोमिना पे काम करता है। होता क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है गंदा पानी, इसके अंदर भरा हुआ है गंदा पानी। गंदा पानी यानी मतलब पानी होगा और साथ में कुछ गंदगी होगी जो सॉल्यूट आप जिसे बोल रहे हो, ठीक। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है तो ये सॉल्यूट तो यही रह जाएगा। याद रखना, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ लगाई है, जो झिल्ली लगाई है यहाँ, ये झिल्ली जो लगाई है यहाँ पे, ये झिल्ली सिर्फ पानी को ही आगे पीछे ऊपर नीचे जाने देगी, सॉल्यूट इसको पार नहीं कर सकता। अब ये मेम्ब्रेन तीन तरह का होता है, फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये बायो में पढ़ा जाता है। आप इतना याद रखना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये आधा परमिएबल है, यानी सॉल्वेंट को तो जाने देगा बट सॉल्यूट को अपने आर पार जाने नहीं देगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो आरओ वगैरह में होता है यही होता है कि इसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ होता है, यानी सॉल्वेंट पानी और साथ में कुछ सॉल्यूट। जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो गंदगी यही रह जाती है और पानी छन के यहाँ आ जाता है, फिर उसे हम यहाँ से टोटी निकाल के पी लेते हैं, ठीक है, नलका वगैरह लगा के वहां पे पी लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे। मैं एक बहुत ही ज्यादा डिटेल लेक्चर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बनाऊंगा। हालांकि देखो जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दिया हूं बस उतना ही आएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना या फिर कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करना, कोई भी सवाल, देखो इस पे आता भी बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है, कोई भी सवाल जो आपको सामने दिखेगा इससे बाहर नहीं होगा। सारा डाटा यहाँ लिख दिया हूं, इसी में से बस आपको न्यूमेरिकल चेंज करेगा, न्यूमेरिकल बदल बदल के सवाल देगा और आपको इसी में से लगाना है, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाय।